गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका एलिमिनेशन बॉडी से कैसे होता है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कुछ टर्म्स हैं बच्चों को मैं बता रही हूँ, जैसे एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अमीनोटैलिज्म, अमीनोटैलिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमीनोटैलिज्म हम नॉर्मली ये भी बोलेंगे कि अमोनिया को एज ए वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अमीनोटैलिज्म इज द फिनोमेनन ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालना मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे यूरियोटैलिज्म जो होता है मेनली उसमें क्या हम बाहर निकाल रहे हैं, यूरिया को। और यूरिकोटैलिज्म में हम किसको एज ए नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अमीनोटैलिज्म में अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यूरियोटैलिज्म में यूरिया को निकाला जाता है और यूरिकोटैलिज्म में यूरिक एसिड्स को निकाला जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, ये आगे आएगा आपके। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट टू द क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। पर मिनट कितना उसने फिल्टर किया है वो कहलाता है उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में मिनरल्स की क्वांटिटी को बनाए रखना। ऑस्मोरेगुलेशन इज अ फिनोमेनन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, सॉलिड कंसंट्रेट का मतलब वही मिनरल्स होते हैं और वाटर कंटेंट को बनाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। मिस्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपका न्यूरल मैकेनिज्म होता है डेट कॉज द वॉइडिंग एंड रिलीज द यूरिन। हम जब यूरिन को रिलीज कर रहे हैं एक तरह से, वो क्या कहलाता है, मिस्चुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है यूरेमिया, ये एक डिजीज़ के बारे में बता रहा है। ये सब हम आगे देखेंगे, तो ये मैं अभी नहीं ले रही हूँ, ये डिजीज़ हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। मेनली क्या है, एलिमिनेशन और ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन करना, तो मैंने बताया मेनली 3 नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया नॉर्मली जो है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो ये डिजॉल्व फॉर्म में बॉडी से रिलीज होता है। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो होते हैं वो अमीनोटैलिज्म होते हैं या अमीनोटैलिक बोलते हैं नाम उसने। नेक्स्ट आती हूँ बच्चों यूरियोटैलिक। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। टैलिज्म का मतलब तो प्रोसेस हो गया और टैलिक का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म। फिर लास्ट एंड फाइनल मैंने बताया यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म का मतलब मैंने यूरिक एसिड का सिक्रीशन या एलिमिनेशन बताया बॉडी से, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनली प्रोटीन एंड टू सम एक्सटेंट न्यूक्लिक एसिड। इससे नाइट्रोजिनस वेस्ट का फॉर्म होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनिमल एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन वेरियस फॉर्म। वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं बॉडी से। और वो कौन कौन से बताया मैंने अभी आपको, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 बताए मैंने आपको, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अब वापस वही वाली टर्म्स आ रही हैं जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। What is the exact meaning of aminotelism, uricotelism and uriotalism and uricotelism? Ammonia is readily soluble in water and require a large volume of water for its elimination. मैंने बोला था क्योंकि ये पॉइजनस होता है इसलिए इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। Since it is highly toxic and has to be eliminated as rapidly as it is formed. Kidney play a minor role in the elimination of ammonia. ये मेनली किस में होता है, मैंने बोला एक्वेटिक एनिमल्स, तो वही बता रहा है ये, बोनीफिश, टैडपोल्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। यूरियोटैलिज्म क्या होता है, यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक, कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से। It needs sufficient volume of water for its elimination. Urea can be concentrated in blood. Blood में concentrate रहता है और urine. Some amount is retained in the matrix of kidney for osmoregulation. For example, mammals, terrestrial adult, amphibians, cartilaginous fish. ये सारे जो होते हैं यूरिकोटैलिक होते हैं। अब यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक। यूरिकोटैलिज्म क्या होता है, यूरिक एसिड इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड दोज एनिमल विच हैव टू कंजर्व वाटर। हाँ, मैं ये मेन बताना चाह रही थी, यूरिकोटैलिज्म जो होता है वो यूरिक एसिड का सिक्रेशन कर रहा है और मेनली किन में होता है, बर्ड्स में होता है। बर्ड्स को अपने वाटर कंजप्शन ज़्यादा करना होता है, तो इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो सेमी सॉलिड होता है। इनके यूरिन और सॉलिड अलग से डिस्चार्ज नहीं होते, सारे मिल के सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं और नाइट्रोजिनस वेस्ट भी उसके साथ निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड।
ठीक है, यही बता रहा है ये। It is least toxic nitrogenous waste and can be retained in the body. Example, land snail, insect, bird and reptiles. They are called uricotalic animals. इन animals को हम क्या नाम देते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। Excretory organs कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। लोअर से हायर में जब हम आते हैं तो लोअर में कौन से होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। The excretory organ are simple tubular structure. सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनेफ्रीडिया की। किस होता है बच्चों? एनिमल किंगडम पढ़ाया था मैंने, बताए थे इनवर्टिब्रेट्स तुम्हें। और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे किडनी होती है वो वर्टिब्रेट्स में होती है। अब प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो भी एक तरह का नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स एंड देयर स्मॉल ब्रांचेस टर्मिनेट इन अ फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब। ठीक है, इसमें ट्यूब्स हैं, साथ में इसके साथ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेनली किस में प्रेजेंट है? प्लेनेरिया, एम्फिऑक्सिस एंड रोटिफर्स में। दे आर मेनली कंसर्न्ड, ये क्या कर रहा है? आयनिक बैलेंस को कंसर्न कर रहा है। उसके अलावा फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करता है ये। नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया की बात करें, दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिलिड एंड एनिलिड्स के जो होते हैं वो होते हैं ये। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन को कर रहे हैं। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर द थिन लॉन्ग एंड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। थिन होती है, लॉन्ग होती है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। दे ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। ध्यान रखना बच्चों, ये कॉकरोच में है ना थी। कॉकरोच तुम्हारे साल हट गया है इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, बाकी कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में खुलती हैं, ये ध्यान रखना। They open into alimentary canal at the junction of midgut and hindgut. These are meant for removal of nitrogenous waste as well as osmoregulation. इसका भी दोनों काम है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना और ऑस्मोरेगुलेशन करना। सारे इंसेक्ट्स इसमें आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? ग्रीन ग्लैंड या एंट्रिनल ग्लैंड। दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं लाइक प्रॉन्स। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेकेंड एंटीना। सेकेंड एंटीना के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हम किडनी। किडनी आर द ऑर्गन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। किडनी मेन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। दे आर मीन फॉर, मेनली इनका काम वही नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना और ऑस्मोरेगुलेशन करना होता है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि जब हम बात करें वर्टिब्रेट्स में तो किडनी की बात कर ली, किडनी के साथ और भी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ हमें किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है? ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी बोल रहे हैं या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके पास अ पेयर ऑफ किडनी क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ये प्रेजेंट होता है इसमें मेनली। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, मेनली ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है? जो ब्लड को इसमें लेकर आ रही है। मैंने आपको बताया था हार्ट से ब्लड जो लेके जाती है टिश्यू तक, वो क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं। और वापस जो लाती हैं वो वेन्स होती हैं। तो टिश्यू तक आर्टरी ब्लड ला रही है, क्योंकि किडनी में ला रही है तो किडनी से रिलेटेड टर्म्स होती है रीनल आर्टरी ब्लड, तो इसके अंदर लेकर आएगी और वेन जो होती है वो वापस बाहर लेके जाती है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड को लेके जाती है और रीनल वेन्स जो होती हैं वापस बाहर लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई है। यहाँ इसने लिखा है इन्फीरियर वेना कावा, डॉर्सल एओर्टा, तो ये हमें क्लियर हो गया है कि रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर जाएगा और रीनल वेन से वापस बाहर आता है। ठीक है, ये अपना पूरा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही थी। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। द किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में किडनी प्रेजेंट होती है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि आपके इस जगह पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सा सिस्टम किस कैविटी में प्रेजेंट है। तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कंप्लीट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी में बैक की तरफ, यानी वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स में, एट द लेवल बिटवीन 12 thoracic vertebra और second to third lumbar vertebra and are attached to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Each kidney is bean shaped, हमें दिख रही है क्लियरली, ये bean shaped है।
ठीक है। उसके अलावा ये क्या बता रहा है, ब्राउन कलर की बता रहा है, ये रेडिश ब्राउन, मेजर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ बता रहा है इसकी, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बता रहा है, और थिकनेस जो होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और वेट 150 ग्राम होता है, ठीक है। फिर आते हैं रीनल pelvis constituent to the outside through the hilum as a thin muscular tube called ureter। अब ये बता रहा है बच्चों, जैसे ये पूरा का पूरा ये हुआ, देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको, ये इस तरीके से ये बना, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है यूरेटर के लिए, ठीक है, यूरेटर के लिए इस तरीके से बाहर निकल रहा है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन बच्चों मैं बता रही हूँ, ये पोर्शन क्या कहला रहा है अपना, ये इसने क्या बोला, पल्विस, ठीक है, इसे इसने क्या बोला, पल्विस। पल्विस जो है इस, ये जो नॉच बनी हुई है, ये वाली जो नॉच है, ये जो नॉच है, दिस नॉच इज नॉन एज हाइलम, इसे मैंने क्या नाम दिया है, हाइलम नाम दिया है बच्चों, एज अ थिन मस्कुलर ट्यूब। और ये फिर थिन मस्कुलर ट्यूब में आगे जाके खुल रही है ये वाली, इसको मैंने क्या नाम दिया, यूरेटर नाम दिया। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया थोड़ा सा कि क्या बताना चाह रही है मैम, कि इसमें अपेयर ऑफ किडनी में ये जो किडनी है इसकी लेंथ, विड्थ एंड मैंने क्या बताया, डायमीटर बताया आपको। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, दिस स्ट्रक्चर इज पल्विस, जिस नॉच से जिस निकल रही है उसे हाइलम बोल रहे हैं, और ये आगे जाके जिस मस्कुलर स्ट्रक्चर पे खुलती है दैट इज यूरेटर, उसे मैंने क्या नाम दिया, यूरेटर नाम दिया। उसके बाद है यूरिनरी ब्लेडर, जो लास्ट पोर्शन है इसका, इज अ होलो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट टेम्पररी स्टोर यूरिन, ये टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है। यूरिथ्रा इज द मेम्ब्रेनस ट्यूब दैट अराइजेज फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लैडर के नेक से यूरिथ्रा निकल रहा है एंड कंडक्ट द यूरिन टू द एक्सटीरियर। क्लियर हो गई बात, ये कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम वापस आते हैं किडनी पे बच्चों। किडनी जो होती है बच्चों, उसमें मेनली दो पोर्शन हमें दिख रहे हैं। ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है बच्चों, एक तो ये होता है और एक ये मिड वाला पोर्शन होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बाहर वाला और ये मिड वाला पोर्शन। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स। मैंने बोला अभी कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स को क्या नाम देना है, रीनल। तो इसे मैंने बोला रीनल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला ये पोर्शन क्या कहला रहा है, ये वाला पोर्शन जो मैं बोल रही हूँ बच्चों दैट इज मेडुला, उसको मैं क्या नाम देती हूँ, मेडुला नाम देती हूँ। ठीक है, तो बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। देखो बच्चों ये यहाँ बता रहा है इस चीज़ को, ये कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद ये जो मिड वाला पोर्शन ये दिख रहा है दैट इज मेडुला, इसको ये मेडुला नाम दे रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और बताई बच्चे उसने कि इसके किडनी के ऊपर की तरफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दिस ग्लैंड इज नॉन एज एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को मैंने क्या नाम दिया, एड्रिनल ग्लैंड नाम दिया। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। फिर अब दोबारा आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो अब क्या है बच्चों, ये हमें यहाँ पे छोटे छोटे से पिरामिड्स दिख रहे हैं। तो मेडुला से कॉर्टेक्स में ये छोटे छोटे से पिरामिड जो जाते हैं, ठीक है, पिरामिड नहीं बोलते, कॉलम्स जो जा रहे हैं, ये वाला मेडुला वाला पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स में इस तरीके से जा रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ बच्चों, इसे कॉलम ऑफ बर्टीनी नाम दे रही हूँ। क्या नाम दे रही हूँ बच्चों मैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसी तरीके से यहाँ अंदर की तरफ भी ये सारे आ रहे हैं ऐसे। तो उसको सॉरी उल्टा बोला मैम ने, अगेन रिपीट करती हूँ, पिरामिड्स में नाम दे रही थी बच्चों। ये वाले तो हो गए आपके पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स, और ये कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ ये जो पोर्शन जा रहा है अंदर की तरफ, ये इस पोर्शन को मैं क्या नाम देती हूँ, कॉलम ऑफ बर्टीनी। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या बताया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये लाइन बताई, सॉरी, कि ये अपना क्या है, किडनी। किडनी में ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, इसमें दो पोर्शन मैंने आपको बताए। ये एक पोर्शन ये बाहर वाला पोर्शन है और एक ये अंदर वाला पोर्शन है। तो बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन मेडुला। इस मेडुला में मैंने बच्चों बताया कि मेडुला से कॉर्टेक्स में एक पोर्शन जा रहा है पूरा। ये जो पोर्शन जा रहा है, इस पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया, पिरामिड्स। इनको मैंने क्या कहा, पिरामिड्स नाम दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि मेडुला से भी कॉर्टेक्स में एक रीजन आ रहा है,
मेडुला से कॉर्टेक्स में तो बताया, कॉर्टेक्स से भी मेडुला में एक रीजन आ रहा है, इस रीजन को मैं क्या नाम दूंगी, ये वाला भाई, मेडुला से कॉर्टेक्स में एक रीजन जो फॉर्म हो रहा है, इस रीजन को मैं क्या नाम दे रही हूँ बच्चों, कॉलम ऑफ बर्टीनी नाम देती हूँ। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया पूरा कि ये कैसे हमें पढ़ना है, कैसे इसको देखना है किडनी की स्ट्रक्चर को, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, ये हो गया। सबसे बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला है। मेडुला से कॉर्टेक्स में जो जा रहे हैं वो रीनल पिरामिड्स हैं। मेडुला से जो कॉर्टेक्स में जा रहे हैं वो रीनल पिरामिड्स हैं, और कॉर्टेक्स से मेडुला में जो जा रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, आपके कॉलम ऑफ बर्टीनी कहला रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एलएस ऑफ किडनी। अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, दोबारा से सुनना, ये वाला होता है रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, मेडुला से कॉर्टेक्स में जो पोर्शन जाता है वो पिरामिड्स। ठीक है, मेडुला से कॉर्टेक्स में जो जा रहा है वो पिरामिड्स, और कॉर्टेक्स से मेडुला में जो आ रहा है उसको क्या बोला मैंने, कॉलम ऑफ बर्टीनी। उसके बाद ये सारा कलेक्ट होके इस पोर्शन पे मिल रहा है। ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, ये कैलिक्स कहला रहा है, और ये पोर्शन मिल के, वही मैंने जो लास्ट में आपको बोला था पल्विस, वो पल्विस हाइलम के थ्रू किस में खुल जाएगा, यूरेटर में खुल जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी एलएस ऑफ किडनी की। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों की, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हमें ये पोर्शन ध्यान रखना है। इसमें आपको ये राउंड कप शेप दिख रहा है, डेट इज बॉमन कैप्सूल, और इसमें ये जो आ रही हैं वेन्स, ये कहलाती हैं ग्लोमेरुलस। इसको इसने यहाँ ओपन करके बताया है, डेट इज बोमन कैप्सूल। ये हमें बोमन कैप्सूल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से एक ट्यूब अंदर आ रही है और एक ट्यूब बाहर जा रही है, अंदर आके ये पूरी फोल्ड हो रही है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी आगे जाके जब डिवाइड हुई तो उसने क्या बनाया, आर्टियोल्स बनाया। मैंने आपको ब्लड वाला हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने बोला था कि आर्टरी आगे जाके आर्टियोल्स में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये आर्टियोल्स में कन्वर्ट हुई, और जो अंदर जा रही है वो एफरेंट आर्टियोल्स होती है, और जो बाहर आ रही है वो जो अंदर आ रही है वो इफरेंट आर्टियोल्स होती है, और जो बाहर जा रही है वो एफरेंट आर्टियोल्स होती हैं। और ये इस बीच में यहाँ पे पूरा गुच्छा बनाती है। इसको मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, ग्लोमेरुलस नाम देती हूँ। ठीक है, इनकी थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो अंदर की तरफ आ रही है इफरेंट आर्टियोल, ये थोड़ी थिक होती है, पर जो बाहर जाती है वो थिन होती है। इसके कारण ही प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर के कारण ही यहाँ पे पोर्स होते हैं, किसमें, बोमन कैप्सूल की इन सरफेस पे, इन पोर्स के थ्रू जो जितना भी फिल्टर वो होता है, ब्लड होता है, एक्सेप्ट हम ना प्रोटीन बोल देंगे और आरबीसी बोलेंगे, सारा का सारा यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाता है। मेनली मैं प्लाज्मा की बात करती हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, सेल्स की। प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आते हैं, बाकी सब छन के यहाँ पे आ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, तो देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हो रही है बच्चों, ये राउंड वाली, डेट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब, फिर होता है ये हैनले लूप, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। अब जो है ना एफरेंट आर्टियोल निकली बाहर, ये एफरेंट आर्टियोल, इसकी पूरी ये जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, इनके चारों तरफ पूरा का पूरा एक गुच्छा बना के रखती हैं। पर हैनले की लूप के चारों तरफ जो ये गुच्छा बनाती है, इस गुच्छे को मैं क्या नाम देती हूँ, वासा रेक्टा। इसे मैंने क्या नाम दिया, वासा रेक्टा नाम दिया। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा थोड़ा सा समझ में आया कि मैंने क्या बोला तुम्हें, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल, हैनले लूप, डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये होता है। तो अब मैं रीड करके भी समझा देती हूँ, तो थोड़ा सा समझ आएगा तुम्हें। फर्स्ट मैंने बोला इसमें ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज, बोला मैंने, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का गुच्छा होता है, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल विच इज फाइनली ब्रांच्ड ऑफ द रीनल आर्टरी। ठीक है, क्लियर। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड कहाँ से आ रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है। इफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क विच इज यू शेप। यू शेप में मैंने ये लाइन बोली कि ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर ये जो हैनले लूप के चारों तरफ होता है इसका, इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चों, वासा रेक्टा नाम दिया। अब आते हैं नेक्स्ट,
रीनल ट्यूब्यूल्स पे, रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? मैमेलियन रीनल ट्यूब्यूल्स हैज फॉलोइंग पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स, द रीनल ट्यूब्यूल इज क्लोज्ड एट द प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड से पर क्लोज्ड हो रही है, हेयर इट इज एक्सपेंडेड एंड कर्व्ड इनवर्ड टू फॉर्म अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होती है ये यहाँ पे आके कप शेप्ड स्ट्रक्चर पे खुलती है, इसे वॉमन कैप्सूल कहते हैं, विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। वॉमन कैप्सूल अलॉन्ग विद द ग्लोमेरुलस मिलके क्या कहते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं बच्चों, कार्पसल्स भी बोल देते हैं। द ल्यूमन ऑफ कैप्सूल इज कॉन्स्टिट्यूएंट विद द नैरो ल्यूमन ऑफ एंटायर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसमें नैरो ल्यूमन होती है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्वोलेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स, ब्रेस्ट बॉर्डर इसकी जो होती हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, लेयर्स मैं बोल रही हूँ ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स जो हैं वो किससे बनी हुई हैं? ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है वो ट्यूब, लाइन द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी। अब आते हैं लूप ऑफ हेनले, इट अराइजेस फ्रॉम एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल एंड एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल, उनके बीच का जितना भी पोर्शन है वो क्या कहलाता है? हेनले लूप कहलाता है। इट इज हेयर पिन लाइक लूप विद अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड अ असेंडिंग लिम्ब। देखो हेयर पिन लाइक हमें दिख रहा है ये पूरा, ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स पे, द असेंडिंग लिम्ब ऑन एंटरिंग द कॉर्टेक्स बिकम, अब ये क्या कह रहा है? इसकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो किस में जाके खुल रही है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स में जाके ये खुलती है। कॉर्टेक्स कौन सा? किडनी वाला, कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ाया था मैंने, तो कॉर्टेक्स में खुलता है ये। become a highly coiled distal convoluted tubules, it then constitute a short straight collecting duct, ये फिर आगे जाके short और straight collecting duct पे जाके खुल जाती है, ठीक है। that join the collecting duct, each collecting duct receive the collecting tubules of a number of nephron, many collecting duct converge run through the renal pyramid, ये renal pyramid से होती हुई, यहाँ पे बताई थी, ये renal pyramid से बाहर की तरफ होती हुई फिर कहाँ जा रही है बच्चों? ओपन इंटू द रीनल पल्विस, मैंने कहा था वो बीच वाला पोर्शन रीनल पल्विस में खुलती है, थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड रीनल पेपिली, रीनल पेपिली के थ्रू। एट द टिप ऑफ रीनल पिरामिड देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन का काफ़ी सारा पार्ट मेडुलरी रीजन में होता है तो उसे जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब यदि इसका बहुत सारा पोर्शन कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है तो वो क्या कहलाता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा कंप्लीट जो मैंने आपको बताना था इसकी स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इज नॉन एज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हो गया वो, नेफ्रॉन की कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों मैंने पढ़ा दी है। अब नेक्स्ट में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी।